मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात करेंगे मायावती की। जी हाँ, मायावती हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार पर है, इलेक्शन वहां पर होना है और ऐसे में वो तमाम तरह से अपने जो उनके वोटर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश कर रही हैं और इस बीच उन्होंने अपनी एक दुखती रग पर हाथ भी रखा। उन्होंने बताया कि आखिरकार वो हार क्यों जाती हैं, क्योंकि एक वक्त था कि उनकी तूती बोलती थी और मुख्यमंत्री भी रही, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि उनकी जो सियासत है वो फीकी पड़ गई है। इसी को लेकर आज बात करेंगे, उन्होंने क्या कहा है और क्या ये असल वजह है या फिर वजह कुछ और है। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। संजीव जी, उन्होंने जिस बात का जिक्र किया, हालांकि उस पर बहस बहुत पहले से होती रही है, तमाम राजनीतिक दलों ने इस पर उंगली उठाई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जो बात कह रही हैं वो उनके लिहाज से सही है, क्योंकि उनकी राजनीति जिस तरह से डाइल्यूट हुई है उसकी वजह तो कुछ और नजर आती है। ये कि एक इलेक्ट्रॉनिक चीज जिसपे उंगली रखता है जो वोटर होता है, वो मुझे नहीं समझ में आया। क्या कहा उन्होंने? ईवीएम, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और आज की सभा हो और इसके पहले एक दो सभाएं जो भी की बहन कुमारी मायावती ने मध्य प्रदेश के चुनाव में, उसमें प्रमुखता से ये बात उनकी हर स्पीच में है कि हम अगर चुनाव हार रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की वजह से है। और ये जो वोटिंग मशीन है ये खेल करता है। और उन्होंने एक कदम आगे जाते हुए ये भी कहा है कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का दुरुपयोग नहीं हो रहा था तब तक उनके वोट भी बढ़ रहे थे। और बैलेट पेपर का जब तक इस्तेमाल हुआ और जहां जहां इस्तेमाल हुआ, आप देखिए तो बहुजन समाज पार्टी के वोट लगातार बढ़े, लेकिन उनका मानना है कि जैसे ही बैलेट पेपर का इस्तेमाल खत्म हुआ और ईवीएम का आगमन हुआ और फिर ईवीएम के आगमन के कुछ सालों के बाद ईवीएम में खेल करने का उनका जो आरोप है वो सिलसिला शुरू हुआ, तो उनके वोट घटने लगे और उनको चुनावी असफलताएं मिलने लगी हैं। बावजूद इसके उन्होंने अपने वोटर्स को कहा है कि आप वोट करने जरूर जाएं, आप जाएं वोट करने, अपनी ताकत जरूर दिखाएं। तो हिमांशु, ये आकलन एक तरह से सही है कि बहन कुमारी मायावती ने अपनी तरफ से आज ये बता दिया कि वो चुनाव क्यों हार रही। नहीं, लेकिन इस बात में अगर दम होता तो इस देश में जिन लोगों ने सवाल उठाए हैं, कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं, इलेक्शन में वो भी जीती है, ईवीएम से ही जीती है। तमाम और जो राज्यों में इलेक्शन हुए अब तो ईवीएम से ही हर जगह होते हैं। तमाम बीजेपी के अलावा भी बहुत सारे दल जीतते हैं। तो ये आरोप लगाना कि ईवीएम में गड़बड़ी है, एक तरह से फिर से चुनाव से पहले ईवीएम का जिन बाहर आ गया है, मायावती जी ने उस पर ब्लेम डाल दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ईवीएम उतनी जिम्मेदार है। अब उसमें गड़बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती है, अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ है। अभी तक ईवीएम पाक साफ है। अब राजनीतिक तौर पर उस पर आरोप लगा दे वो बात अलग है। देखिए, चुनाव आयोग ने इस तरह के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है, आज नहीं, इसके पूर्व में जब मायावती जी ने भी अपनी बात कही थी और दूसरे दल के नेताओं ने भी जब कही है ये बातें, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, एक शायराना अंदाज में उन्होंने ये बात कही कि अगर मैं बोल सकती तो मैं कह देती कि मैंने उनकी भी लाज रखी है जिन्होंने मुझ पर तोहमत लगाई। तो दरअसल जीत अगर आप गए तो ईवीएम से शिकायत नहीं होती है। वो अच्छी चीज है ये नहीं बोलते नेता, लेकिन उस बारे में खामोश रह जाते हैं, फिर बात नहीं करते। और जब हार होती है तो हमने देखा है प्रायः ये बात सामने आ रही है। और ये हर दल की जो परिस्थिति है उसके अनुसार उस दल द्वारा ये बात कही गई है। अगर वो जीतने वाली साइड में रही है तो वो खामोश रह गई है ईवीएम के सवाल पर। अगर वो हारने वाले साइड में रही है तो फिर उसने ईवीएम पे प्रश्न उठाया है।
लेकिन आपने सही कहा, कुछ साबित नहीं हो पाया है, बावजूद इसके कि चुनाव आयोग ने एक चुनौती दी। कुछ दिनों पहले की बात है, और उस चुनौती के तहत उन्होंने ये कहा कि जो लोग ये मानते हैं कि ये हैक हो सकता है, ईवीएम मशीन हैक हो सकता है, तो उनके लिए ये एक खुला निमंत्रण है कि आप आइए और इस मशीन को हैक करके दिखाइए। और कोई गंभीर व्यक्ति पहुंचा हो इस तरह के न्योते पर, ऐसा रिकॉर्ड में नहीं है। कुछ लोगों ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया था ये बताने में, और फिर उसमें ये भी हो गया कि भाई ये मशीन, आप ये मशीन लेकर के आए हैं, ये सही वाली मशीन है जो हैक की जाती है, ये वाली नहीं है। मुझे याद है आम आदमी पार्टी के नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी ये कहा था। लेकिन ये तमाम जो चुनौतियां थी एक कन्फर्मेटिव तरीके से साबित नहीं कर पाई कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अब उसके बावजूद वो ये कहते हैं इसलिए कि उन्हें लगता है कि जो मशीनें लाई जाती हैं वो बड़ी सही वाली होती हैं और उसके अलग ये खेल होता है। देखिए, चुनावी प्रक्रिया पे प्रश्न करना, हिमांशु, ये आज से नहीं है, उस दौर से है जब बैलेट पेपर भी हुआ करते थे। और आपको याद होगा या आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि बूथ लूटने का बिल्कुल बूथ कैप्चरिंग कार्यक्रम चलता था, और उसकी तैयारियां, चुनाव प्रचार की तैयारियां करते ही थे नेता। लेकिन हिंदी पट्टी में ऐसे बहुत सी जगह थी जहां प्रॉपर बूथ कैप्चरिंग के लिए भी तैयारियां की जाती थी, और कई जगहों पर वो सफल भी और संभव भी होती थी। तभी तो पत्र पत्रिकाओं, अखबारों में आज से 20-20 साल पहले तमाम पिक्चरों में दिखाया गया है। तो ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो कई दफे गैर वोटर वजहों से बाधित होता रहा है। ईवीएम आया तो उसके इलेक्ट्रॉनिक होने पर सवाल उठा दिया गया है। पर आखिर में ये कहना पड़ेगा आपको कि देखिए, मतलब मैं दुनिया भर में गलतियां खोजना रहा और गलतियां मुझ में ही थी। इसी बात पे मैं आता हूं कि असल वजह क्या है। ये तो मायावती जी ने बताया कि वो क्यों हार रही हैं। असल वजह नजर क्या आती है पत्रकारिता की दृष्टि से अगर देखा जाए। देखिए, चुनाव लड़ना और हार जाना, देखिए जीतेगा तो एक ही कैंडिडेट, खड़े तो तमाम होते हैं। आप जो वादे करते हैं या फिर आपकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं जनता नोटिस करती है और उस पर जो है वोट डालती है जाकर। मायावती जी का खामोश होना राजनीति में, क्या ये वजह नहीं है उनकी राजनीतिक हार का? वो तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर वो खामोशी बरत जाती है, लेकिन उनके वोटर्स उनको दहाड़ते हुए या फिर उस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए देखना चाहते हैं। बीजेपी के आगे वो इतनी लाचार क्यों नजर आती हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति से वो इसलिए गायब हो गई हैं क्या कि उनको वोट नहीं मिला, या फिर इसलिए गायब हो गई हैं कि उनकी जुबान जो है अब वो उस तरह से तीखी नहीं रही, उस तरह से वो मुद्दों को उठाती नहीं है, सक्रिय नहीं रहती? आपको मैं एक वाकया बताता हूं, पिछले विधानसभा चुनाव का है, उत्तर प्रदेश का। तो मैं वोटिंग के दिन सहारनपुर में कवरेज कर रहा था, और जो पोलिंग स्टेशंस होते हैं वहां पर हर दल के लोग बस्ते के साथ बैठते हैं और उनके टेबल्स लगे होते हैं, और लोग बाग वहां पहुंचते हैं, पर्ची उन्हें दी जाती हैं। तो जो जिस दल का समर्थक होता है वो उस टेबल पे पहुंच जाता है और फिर उसे पर्ची दी जाती है। तो मैं वहां बाहर खड़ा कवरेज कर रहा था, अचानक से मुझे दिखाई पड़ा कि एक टेबल सुनसान है और उस टेबल पे ज्यादा मतदान करने वाले वहां पहुंच नहीं रहे हैं। तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा हुई कि भाई इस टेबल पे मतदाता नहीं पहुंच रहे हैं, क्या बात है। मैं गया तो वो बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी का टेबल था। वहां कार्यकर्ता बदस्तू बहुत मुस्तैदी के साथ बैठे हुए, और मैंने जब पूछा, हमने कहा कि भाई वाह, आप बहुत मुस्तैदी के साथ बैठे हैं, मतदाता कमा रहे हैं। बोले सर यही नहीं, हम हमारे जितने भी
बूथ में हमारे साथी बैठे, हम बहुत मुस्तैदी से बैठे हैं। मतदाता का आना ना आना ये तो उसकी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन हमारा बूथ मैनेजमेंट कहीं कोई कम नहीं है। और इक्का दुक्का लोग आ रहे थे, कमिटमेंट जिनकी थी आ रहे थे। जाहिर है कि ज्यादातर जो वोटर्स थे वो या तो भारतीय जनता पार्टी के टेबल पे जा रहे थे या समाजवादी पार्टी के टेबल पर जा रहे थे। तो वो जो उनका वोट बैंक है वो देखिए किस तरह से अभी भी संगठित है। नहीं, ये तो मानना पड़ेगा, जो उनका कोर वोट बैंक है वो राजनीतिक तौर पर इतना सक्रिय है, उससे बस एक नेता जो कि उस हिसाब से अपनी बातें रखता हो वो चाहिए। लेकिन वो मायावती जी ऑप्शन नहीं बन पा रही हैं इन दिनों, या फिर इन पिछले कुछ सालों में ये साबित है। हाँ, अब देखिए ना, जब नतीजे भी आए तो कांग्रेस कहीं नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, समाजवादी पार्टी की संख्या बढ़ी थी और वो एक बहुत मजबूत विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 में खड़ी हो गई थी। लेकिन बसपा के वोट शेयर जो हैं वो कुछ भी आए हों, सीटें नहीं मिली। एक सीट मिली और वो कहने लगे कि वो खुद के दम पे जीते। पर वोट शेयर जो है उनका 12% था। 12% वोट बहुत होते हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 12% वोट, एक बड़ी आबादी उनका समर्थन आज भी करती है। दिक्कत देखिए क्या हुई कि बहुजन समाज पार्टी के युग दृष्टा नेता कांसीराम जी हुए, जिन्होंने शुरू किया इस आंदोलन को वामसेफ से, और उन्होंने इसको पहले कर्मचारियों के बीच संगठन करना है, अनुसूचित जाति के नेतृत्व का, उसके बाद फिर सपोर्टर्स का, उसके बाद फिर वो राजनीति में उन्होंने एक बड़े पैमाने पर संगठित करने में सफलता हासिल की। उन्होंने मायावती जी को चुना और पाया ये गया कि पंजाब से ज्यादा वो, हालांकि वो होशियारपुर पंजाब से थे, उत्तर प्रदेश में सफल हुए वो। और यहाँ उन्होंने जिस तरह से संगठित किया दलित समुदाय को, तो एक पार्टी बनकर तैयार हुई बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी उन्होंने अपने ही दौर में रियलाइज कर लिया कि अपने दम पर ये गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती है। तो उन्होंने एक लाइन दी राजनीति की, पहला चुनाव लड़ो हारने के लिए, दूसरा चुनाव लड़ो हराने के लिए, और जब ये हो जाएगा तो पीपल विल लुक अप एंड सी यू। अरे ये तो बहुत फैक्टर बन रहे हैं, ये पिछली दफा हारे थे, इस बार तो यार हरवा ही दिया इन्होंने। हम लोगों ने जैसे एक बार बात भी की, या तो जीतने वालों को वोट जा रहा है या फिर जीतने वाले को हराने में जो सबसे आगे है उसको वोट जा रहा है, तो वो ऑप्शन बन ही नहीं पा रही है। अब वो नहीं बन पा रही है, लेकिन उन्होंने कई विपक्षी दलों को चुनाव हरवा दिया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट अपनी तरफ कर लिए, खासतौर पर कांग्रेस के, और इस तरह से बीएसपी का निर्माण होता है। बीएसपी ने बाद में गठबंधन किया, और गठबंधन जब हुआ तो 90 के दशक में मायावती जी मुख्यमंत्री, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वो गई, सबसे छूट हो गया, दुराव, राजनीतिक दुराव हुआ। और फिर वो दौर भी आया जब रियलाइज हो गया कि राजनीतिक दलों से नहीं, दूसरी कम्युनिटीज को जोड़ा जाए, दूसरी जातियों को जोड़ा जाए, तभी भारतीय जनता पार्टी का एक विकल्प बना जा सकता है। साथ भी रहे और विकल्प बनने की कोशिश जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कर रही थी, तो कांग्रेस बहुत पीछे फिसल चुकी थी, उसका वोट बैंक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास था, और कुछ भारतीय जनता पार्टी में। तो विकल्प बनने के लिए ट्रैक चेंज किया गया, और बहुजन समाज पार्टी जिसका नारा था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अब माफ करें, ये उस तरह का नारा है, लेकिन ये था कि भाई तिलक तराजू और तलवार ये जातियों को ये कैटेगराइज करती हैं। लेकिन वहां से बदला ये नारा, और मुझे याद है 2002 के चुनाव, उस वक्त तक ये हो गया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। तो गणेश जी की अवधारणा दी गई हाथी को, और आपको याद होगा उस दौर में उत्तर प्रदेश में चूंकि ब्राह्मण सबसे बड़ी जाति समूह है, तो वो उनके साथ जुड़ गई, सतीश मिश्रा जी का आना साथ में। और फिर 2007 आते आते मैंने देखा कि
ब्राह्मण समुदाय में भी एक बहुत स्वाभाविक आकर्षण उस पार्टी के प्रति बना और उन्होंने विकल्प के तौर पर बीएसपी को आजमाने का सोचा और उन्होंने किया भी। और बहुत लोगों ने कहा कि अरे आप बीएसपी के साथ जा रहे हैं। मैं उन दिनों बनारस से रिपोर्ट किया करता था, तो मैंने ये स्लोगन भी दबे जवान लोगों के मुंह से सुना। अब देखिए, 2 स्लोगन की बात हमने की, तीसरा स्लोगन ये था कि भाई अमूमन तो ये ब्राह्मण समुदाय वोट भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को देता था, तो उससे हट करके उन्होंने तय कर लिया कि नहीं, हमें तो इस बार बीएसपी के साथ जाना है। जो सवाल लोग कर रहे थे वो भी एक उसी कम्युनिटी के भीतर एक कुछ लोग होते ही हैं कि आप कैसे जा रहे हैं। तो नारा उस वक्त चला, पत्थर रख लो छाती पर, मोहर लगा दो हाथी पर। तो यानी कि एक बदलाव को स्वीकार करते हुए पावर शेयरिंग में दलित समुदाय ऊपर आ रहा है। और इंदिरा जी के काल में इंदिरा जी बनती थी प्रधानमंत्री और समर्थक के तौर पर दलित समुदाय, मुस्लिम समुदाय सब उनके साथ होते थे। अब ये चीजें पलट रही थी और ऊपर में बहन कुमारी मायावती बनेंगी मुख्यमंत्री और ब्राह्मण समुदाय साथ आएगा। और उसका असर 2007 के चुनाव में आपने देखा, जब अकेले दम सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनी, 2007 से 12 चली। और वो ठसक की सरकार आज भी याद की जाती है, किस तरह से प्रशासन उन्होंने चलाया, अधिकारी किस तरह से कांपते थे और तमाम चीजें उन्होंने बदली। और वो 2007 से 12 का जो काल है वो विकास के हिसाब से भी बहुत याद करने वाला काल माना जाता है। लखनऊ का एक एरिया है, मैं लखनऊ से क्योंकि बिलोंग करता हूँ, वहाँ एक एरिया है जो उन्हीं का डेवलपमेंट माना जाता है, मायावती जी का। और वो मानती नहीं थी कोई बहुत बड़ा प्रेशर आ जाए, कोई कुछ कहने लगे। वो बात इस तरह से करती थी, अगर काम होना है तो होना है। हाँ। वो कई प्रेशर्स को वो यूं ही धक्का दे देती थी। वो बहुमत की सरकार भी थी, उन्होंने वो कर लिया। दरअसल होता है क्षरण 2012 से शुरू, जब मुलायम सिंह जी की सरकार बनती है 2017 तक। और इस दौर में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रगति है वो तेजी से बढ़ने लगती है। और फिर वो दौर आता है जब लोग कहते हैं कि 2007 से 12 तक के कार्यकाल के दौरान ऐसे किस्से हैं कि बहुत से केसेस आय से अधिक संपत्ति के बन गए। और उसके बाद धीरे धीरे वो उसके चंगुल में आती चली गई 2014 के बाद खास तौर से। और उस कारण से उनकी जो फायर पावर थी, जो ताकत उनकी थी, वो धीरे धीरे घटने लगी। जब वो बोलती थी तो लोग सुनते थे, उनके पास वोट को ट्रांसफर करने की ताकत थी। देखिए, बहुत कम नेता हुए हैं जो जिधर कह दे अपने समुदाय को तो वो उधर वोट करने लग जाता है। जैसे अब बिहार में लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि भाई वो जिस कांग्रेस के कैंडिडेट का समर्थन कर दिया तो उनके समर्थन में लोग चले जाते हैं, बड़े ही लॉयल है उनके वोटर्स हैं। बहन कुमारी मायावती के बारे में कहा जाता है, रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता था कि भाई इनके वोटर्स जो है, क्योंकि ये जाति विशेष को बिलोंग करते हैं और इनकी जातियां बहुत बड़ी हैं। जैसे बहन कुमारी मायावती आती है जाटव समाज से और वो उसकी सबसे बड़ी नेता है और भी दलित समुदाय उनसे जुड़े हुए हैं। तो अब जाटव समुदाय बहुत मजबूत संख्या के मामले में है, वो सब एक तरफ चले जाते हैं तो वोट ट्रांसफर कराना उसी को कहते हैं। पासवान समुदाय बिहार में एक बड़ा समुदाय है, तो वो जिधर जाता है उनके नेता जिधर कहते हैं वो एक साथ चला जाता है। तो इस तरह के कुछ लोग राजनीति में हुए हैं और वो उस तरफ वोटों का ट्रांसफर करा देते हैं। जाट समाज के साथ ऐसा है कि उसमें ज्यादातर वोटर जो आप चले जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश बागपत के आसपास, हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका मोह जो है होने लगा है, लेकिन अभी भी वो राष्ट्रीय लोकदल को अपनी पार्टी मानते हैं। तो वो ऑरा उनका जो है वो तो कायम है, पर उनकी अपनी राजनीतिक दिक्कतें इतनी ज्यादा होती चली गई हिमांशु कि पार्टी को उन्होंने संगठित करने पर शायद उतना ध्यान नहीं दिया मामले। और उसके अलावा ये भी हुआ कि समय बीतने के साथ देखिए वैकल्पिक नेतृत्व का भी जन्म होता है, इसको आप मानिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं मानता हूं कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो भी जाटव समाज से आते हैं, सहारनपुर से आते हैं। वो एक बढ़िया नेता है, मजबूत नेता है और वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी अपनी पहचान है। वो और आज की तारीख में मायावती जी के जो भतीजे हैं आनंद, मुझे लगता है उनसे बेहतर पहचान है उनकी।
और वो मध्य प्रदेश के इलेक्शन में उनको उतारा गया है, बाकायदा वो जमीन पर राजस्थान दिख में रहा है। गठबंधन है उस दल के साथ जो कि बेनीवाल जी का दल हाँ, है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल का, तो उसके साथ वो है, यहाँ भी उतारा गया है। तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो जिनके बेटे होते हैं उनका नहीं सपोर्ट होता है, राजनीति है। यहाँ अखिलेश यादव वंशवाद का तमाम आरोप लगाते रहिए, लेकिन उनका है सपोर्ट, तेजस्वी का है सपोर्ट, लेकिन कुछ लोग अपने दम पे भी आते हैं और उसमें चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर मजबूत नेता है। तो इस तरह से मैंने पाया कि एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, उनका भी बड़ा अच्छा उस एरिया में सपोर्ट है। पर इन सबों को बीएसपी पता नहीं क्यों दुश्मन मानती है। जो वैकल्पिक नेतृत्व उभर रहा है उससे, इंदु चौधरी नाम है मुझे लगता है प्रोफेसर जो है वहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, मतलब कुछ जो कोई वाल्मीकि समाज से हैं, जाटव समाज से हैं, ये बढ़ रहे हैं। उसको आत्मसात करने की जो एक ताकत थी, गांधी जी ने इतना बड़ा मूवमेंट तभी तो चलाया था ना, सभी नेताओं को अपनी जगह देने में वो कामयाब रहते थे कि भाई आप भी हैं, आप नेहरू हैं, आप पटेल हैं, आप शास्त्री हैं, आपकी अपनी एक पहचान है। और गांधी तब भी सबसे बड़े थे। वो एलिमेंट जो है वो मिस कर रहा है, यहां तक सवाल है। क्योंकि शुरुआत में तो चंद्रशेखर बुआ बुआ कहा करते थे। आपको हर राज्य के जो दलित लीडरशिप है उसको एकजुट करने का है, क्योंकि आप सबसे बड़ी हैं। पूरे देश में इतना बड़ा दलित नेता कोई है नहीं। लेकिन मुझे याद है कि कभी भी रामविलास पासवान से उनकी कोई वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आज चिराग पासवान बड़े नेता हो गए बिहार में, दलित समुदाय से आते हैं और उनका वैसे भी अच्छा सपोर्ट बेस है। बावजूद उसके मुझे नहीं लगता है कि कोई बीएसपी या लोक जनशक्ति पार्टी जो उनकी है उसके बीच कोई अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो क्या होता है, जब आप संकुचित होते चले जाते हैं तो आपका जो समर्थक वर्ग है वो घटता है। अच्छा, ये तो वो जो समुदाय जुड़ा था उनसे, खासतौर पर ब्राह्मण समुदाय, वो फिर निकल गया। आज भी मैं मानता हूं कि उनके पास एक बड़ा वोट बेस है, लेकिन जिन लोगों ने जुड़ करके उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था जिसके दम पर उन्होंने सरकार बनाई थी, आज वो उनसे दूर हो गया है। ईवीएम सच या नहीं उस पर हम कहने वाले नहीं है, लेकिन उनके क्षरण की जो वजह थी वो शायद ये थी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने आप को दिखाया है, साबित किया है जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें। कांग्रेस से अगर हम करेंगे, हालांकि कांग्रेस से भी नहीं हो सकता क्योंकि वो राष्ट्रीय दल है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किया जाए तो कांग्रेस कहां खड़ी होती है, और क्या उससे बदतर स्थिति में बीएसपी है या फिर उससे थोड़ी अच्छी स्थिति में बीएसपी है, कहां पर माना जाएगा? देखिए, जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, तो बीएसपी का ताल्लुक उत्तर प्रदेश की जमीनी सियासत से है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख में भी वो है। वो जिस दल के साथ भी जुड़ेगी उस दल की ताकत बढ़ जाएगी। समस्या यह है कि बीएसपी किसी साथ जुड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसे यह विश्वास नहीं है कि अगर हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो हमारे वोटर कहीं उसी के होके न रह जाएं। और कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनका कोई आधार वोट है ही नहीं। हर जाति का कोई ना कोई आधार वोट होता है ना। आज की तारीख में राहुल गांधी ओबीसी के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल, पर मेरा मानना है कि ओबीसी वोट बैंक जो है वो ऑलरेडी टेकन है, वो लिया जा चुका है, उसमें कहीं कोई स्पेस नहीं है। और नहीं राहुल गांधी ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन फिर भी वो एक प्रयोग कर रहे हैं, देखते हैं क्या असर होता है। पर आधार वोट है बीएसपी का, इसीलिए बीएसपी एक बेहतर स्थिति में है। कांग्रेस प्रयोग कर रही है, पर बीएसपी तभी ही प्रभावी होगी जब वो अपने आप को किसी के साथ जोड़ेगी। जैसे उसने अपने आप को इंडिया गठबंधन से दूर रखा, उसने एक प्रयोग किया समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने का, उससे वो दूर हो गई। उन्होंने बीजेपी से भी जोड़ करके देखा है, पर कोई माकूल गठबंधन क्या मायावती जी को पसंद आएगा? देखिए, मध्य प्रदेश वगैरह में तो वो चुनाव लड़ रही है क्योंकि अपनी एक प्रेजेंस दिखानी होती है, और भी कुछ पीछे पर्दे के पीछे की वजह है तो वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, जहां वो सीरियस प्लेयर के तौर पर है, तो वहां अकेले चुनाव लड़ना और जीत जाना ये जरा दूर की कौरी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। बिल्कुल, मायावती जी गेम चेंजर तो हैं, लेकिन अब वो क्योंकि कह रही है कि हम भाई ईवीएम की वजह से हार जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी कहनी है। लेकिन पत्रकारिता की दृष्टि से देखें तो
उनका चुप रहना, उनका खामोश हो जाना उनके क्षरण की सबसे बड़ी वजह है। अगर वो तमाम कठिन परिस्थितियों में, जो कि तमाम नेता इस चीज को फेस कर रहे हैं, किसी के घर ईडी आ रही है, किसी के घर सीबीआई आ रही है, लेकिन वो तब भी मुखर होकर सवालों का जवाब दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन मायावती जी ऐसा नहीं कर रही है। क्या ये वजह है उनके क्षरण की, उनके हार की? हमें कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया।